गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट किया था दैट वाज अप टू द एनर्जी गैप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वी गॉट अप टू दैट आइडिया कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो uh, और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये दोनों अप्लाई होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, बट ऑफ वो प्रिंसिपल विल नॉट बी possible या फिर it will not be applied in the hydrogen atom, right? But multi electronic species के लिए we will fill those electron on the basis of n plus l rules and all the different rules as it is. हाँ, लास्ट लेक्चर में एक ये भी डाउट आया था कि किसी ने पूछा था कि सर अगर हम बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो क्या हम एक ऊपर से और एक डाउनवर्ड स्पिन का एक अपवर्ड स्पिन का अलग अलग फिल कर सकते हैं क्या? बट द थिंग इज, हाँ, अच्छा लिखा हुआ है, देखते हैं। आई गेस कि हम लोगों ने नहीं देखा होगा उसको। पेज 25, पेज 25 में तो हम लोगों ने आई गेस कि वो ऐड किया था फिर बाद में। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में लिखा हुआ था। उस टाइम में हम लोगों ने ऐड किया था उसको फिर से दोबारा, है ना? तो उसी में क्लास में ही बैठ करके किया था हम लोगों ने, बट थिंग वाज कि जब हम लोग हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का काउंट कर रहे हैं तो उस रूल के हिसाब से ये, हाँ, ये हम लोगों ने जो है वो बाद में ऐड किया था, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। सो सो आई वाज सेइंग कि जो हंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो ये कहता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप काउंट करते हो विथ 2 into समेशन ऑफ s प्लस 1। ठीक है, ये होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, ये सिग्मा एस क्या है? सिग्मा एस इज द समेशन ऑफ द स्पिन्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। समेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर हीलियम का देखोगे, तो अगर मैं हीलियम ले लूँ एज एन एग्जांपल, तो हीलियम का अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो ये आ जाएगा 2 into 0 प्लस 1। ठीक है, जीरो कैसे आ रहा है? जब हम समेशन ऑफ द स्पिन करेंगे तो एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा, उससे जो नेट समेशन हो जाएगा वो आपका जीरो आएगा। हाइड्रोजन के लिए अगर वही करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो ये हो जाएगा 2 into 1 प्लस 1। ठीक है, अगर हम लोग हाँ, हाफ प्लस 1, एग्जैक्टली, माय बैड। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर p ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं तो हम जो है अलग अलग स्पिन में उसको फिल नहीं कर सकते, या तो सभी में एक ही स्पिन का हो इफ दे आर अनपेयर्ड, या तो फिर उसको अपवर्ड स्पिन का या डाउनवर्ड स्पिन का रख सकते हैं, सो दैट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। So that is what is Hund's rule of maximum multiplicity is. Okay, this value should be maximum. Okay, this value should be maximum. हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये this is not been written somewhere, जहाँ मतलब कोई reliable source जो है वो मुझे नहीं मिला है। This is what I concluded from a statement written in JDL, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि they have given the example of carbon and they said कि by following Hund's rule the electrons will have maximum multiplicity. Okay. So that maximum multiplicity represents this value, spin multiplicity.
चलो नेक्स्ट हम लोग जो है कल की क्लास पे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट what is the physical significance of psi, what is the physical significance of psi square dv etc etc और हम लोगों ने ये फिर डिस्कस किया था कि हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड इन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल और इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हाँ बोलो। नोड में डिफाइन कर दो डेफिनेशन। हाँ मैं बताता हूँ चलो करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वी कैन फाइंड इट आउट कि एटम्स का पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल पे। तो जो आपका मैक्सिमम एन होता है दैट रिप्रेजेंट्स द पीरियड, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट जहाँ जिससे वो एग्जिस्ट जहाँ से वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर आप सोडियम ले लोगे तो सोडियम का जो मैक्सिमम एन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन आप कहाँ फिल कर रहे हो दैट डिफाइंस द ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसलिए 4 ब्लॉक्स में जो है आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज है व्हाटएवर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करते हैं? बाई सीइंग आउट की टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ठीक है, तो एटम्स तो हैं उनको जब क्लासिफाई किया गया तो इनिशियली देयर वर नो सच criteria to classify the atoms, so scientists started thinking about कि कैसे कर सकते हैं। so they come up with an idea कि अगर कोई एटम मैग्नेटिक है कि नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं कि मैग्नेटिक कौन सा एटम है और कौन सा एटम मैग्नेटिक नहीं है। तो दे क्लासिफाइड दोज एटम्स इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज डाईमैग्नेटिक, अनदर वन इज पैरामैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक में जो है वो आपका ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड अप या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे जब आप मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालोगे विच इज नथिंग बट दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन जो है उसका ये वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10⁻24। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन विल गिव यू। ठीक है, पेपर में आपको दिया होता है मेंस का या जे मेंस का या जे एडवांस का, अगर आपने अभी पेपर देखा होगा तो उसमें जो भी कांस्टेंट का वैल्यूज वो देते हैं। ठीक है, सो you just have to remember कि the magnetic moment is calculated according to the under root of n into n plus 2 where n is the number of unpaired electron। ठीक है, so diamagnetic के लिए जो magnetic moment आएगा that will be 0। okay? जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कॉपर ले लें, कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 1 के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड अप, दैट्स व्हाई इट इज अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर डाईमैग्नेटिक एटम का प्रॉपर्टी होगा कि इट विल बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक में देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उसका जो म्यू है दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट विल हैव सर्टेन वैल्यू। So second category is paramagnetic. Has unpaired electron. Mu is not equals to 0. And for example, copper में एक unpaired electron है,
4s1 में। फिर it will be weakly attracted by magnetic field. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि if magnetic moment is zero then the atom is diamagnetic and if the magnetic moment is not zero then it will be paramagnetic atom. दूसरा इसका यूज है कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा जिसका मैक्सिमम n है उससे। अगर n सबका सेम है तो जिसका मैक्सिमम एनर्जी होगा उससे निकलेगा। जैसे सोडियम से सोडियम प्लस 1 बनाना है तो वी विल टेक इट आउट फ्रॉम 3s। सिमिलरली आयरन से आयरन प्लस 2 बना रहे हैं तो विल टेक इट फ्रॉम 4s। फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, सिमिलरली अगर किसी को अनायन भी बनाना है तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम n हो। अगर n सेम है तो n प्लस n l जिसका मैक्सिमम है वहां पे जाएगा। Also we can determine what is the position of the atoms in the periodic table। ये हमने बात करा था अभी, ठीक है। इसको हम लोग पीरियडिक टेबल में या पीरियडिक प्रॉपर्टीज में अभी डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट इज दैट। ठीक, अब आते हैं जो एडवांस में जो हमारे पास टॉपिक है सिलेबस है उसमें, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे हम कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो साई का कर्व है वो कैसा बनता है, या सिमिलरली साई स्क्वायर डीवी या साई स्क्वायर का कर्व कैसे बनेगा। सो साई के लिए जो है एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। जनरल फॉर्मूला क्या था कि उसको आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अ टर्म इन द इक्वेशन विच इज रिलेटेड विथ आर एंड द अदर टर्म इज रिलेटेड विथ योर एंगल्स विच इज थीटा एंड फाई। सो दिस इज आर वाला टर्म जो है दैट इज रेडियल वेव फंक्शन, एंड फाई वाला जो टर्म है दैट इज एंगुलर वेव फंक्शन। So first of all we'll have to understand कि रेडियल वेव फंक्शन कैसे बिहेव करता है विथ रेडियस। बाकी थीटा फाई आप चेंज करोगे तो वो तो एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो आपको चेंज करेगा। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द रेडियल वेव फंक्शन। सो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे रेडियल वेव फंक्शन विथ आर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसके लिए हम लोगों को पहले डीवी कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज द स्मॉल स्पेस इन द या स्मॉल वॉल्यूम इन द स्पेस, ठीक है। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर में इस स्फेयर में हमारे पास एक उससे आर डिस्टेंस पे एक हमने एक और आर प्लस डी आर एक स्मॉल डिस्टेंस उसका इनफाइनाइटिसमली स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल रेडियस और बढ़ा करके एक और स्फेयर लिया है, ठीक है। और इनके बीच का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करें तो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ हॉलो स्फेयर। और स्फेयर को कोई मटेरियल होगा, उस मटेरियल का जो थिकनेस है उसमें कितना वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी कैन डू इट इजीली कि हम लोग जो अंदर का वॉल्यूम बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो वहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द दिस थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं दिस डी वी इज 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। इसमें उसको ओपन कर देते हैं आर प्लस डी आर का क्यूब को, तो दैट विल बी आर क्यूब डी आर क्यूब 3r² डी आर 3r डी आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, ठीक है। और 4/3 पाई कॉमन ले लिया है, यहाँ से r और ये r कैंसिल हो जाएगा ना। डी आर इतना स्मॉल है, जैसे अभी क्या लिया था हम लोगों ने, जो डी आर हमारा है दैट इज इनफाइनेटिसमली स्मॉल वैल्यू और स्मॉल चेंज इन द रेडियस। सो
ये कोई फ्रैक्शंस में होगा, कंसिडर द फ्रैक्शन 0.1, लेट्स से कि 0.1 है आपके पास। सो 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, उसका क्यूब करोगे तो 0.001 आएगा। सो इट मीन्स कि आप जितना पावर उसका चढ़ाते जाओगे कोई फ्रैक्शन which is less than 1, so then that value will decrease and decrease if you increase the power of that fraction, राइट। सो यहाँ पे डी आर लिखने का, डी आर का क्यूब और डी आर स्क्वायर लिखने का कोई मतलब है नहीं, डी आर ऑलमोस्ट खुद में ही इतना छोटा है। तो इन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ये वैल्यू, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये जीरो है, ठीक है। समंदर में 2 बूंद नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है, राइट। 2 बूंद मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिंदगी देता है, 2 बूंद जिंदगी के नाम सुना होगा हम लोगों ने, है ना। तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई वैल्यू है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो है बहुत कम वैल्यू होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये हमारा डीवी का है, चलो ठीक है, इसको ध्यान में रख लिया, ये जो डीवी आया हमारे पास, है ना, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हमारे काम आएगा जब हम साई स्क्वायर डीवी जब हम लोग डिवाइन करेंगे तब। बट अभी जो आर का टर्म्स में, आर के टर्म्स में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन देखो, साई आर कैसे आ रहा है। तो ये मैं साई 1s का 1s के लिए लिखा, 1s का ऐसा कुछ दिखता है, साई 2 1/a0 3/2 e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। यहाँ ए नॉट जो है वो बोस रेडियस है, सिग्मा जो है वो 2r/na0 है, ठीक है। 2s के लिए जो है ऐसा दिखता है कर्व, विच इज 1/2√2 1/a0 3/2 2 माइनस सिग्मा e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। हाँ, नहीं याद नहीं करना है, नहीं याद नहीं रखना है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अभी देख लो, एग्जाम में अचानक देख के डरने से बेटर अभी डर लो, अचानक से अगर आ जाएगा एग्जाम में तो फिर वहाँ सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो साई 2p ऐसा दिखता है, ओके। और ये सिग्मा पे डिपेंडेंट है, और ये ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा पे 2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। You see these all equations and you see the general form of this equation. यहाँ पे एक टर्म लिखा है n माइनस एल माइनस वन, दिस इज l एक्चुअली, ठीक है, ये l है आपका। तो n माइनस एल माइनस वन देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज अ जनरल टर्म वेयर द जनरल टर्म इज k, वेयर k इज सम कांस्टेंट, polynomial to the power n minus l minus 1 into sigma to the power l, ये sigma to the power l है, ठीक है ना। sigma to the power l, l दिख रहा है ना, हाँ ठीक, बड़ा करने पे दिख रहा है, चलो। So this is sigma to the power l and e raised to the power kr, ठीक है। k कोई कांस्टेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन r, या फिर सिग्मा बाई 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, क्योंकि जितना भी आप इक्वेशन देखोगे, है ना, जितना भी आप इक्वेशन देखोगे सभी इक्वेशन में e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2 इज कॉमन, देखो, है ना। फिर जितना भी इक्वेशन देख रहे हो पहले पहले इनिशियली एक कोई कांस्टेंट टर्म है विच इज डिपेंडेंट ऑन ए नॉट विच इज बोस रेडियस, ठीक है। जैसे 1s में देखो, 1s में ये कांस्टेंट है, 2s में ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, 2p में आपका ये पार्ट कांस्टेंट है, 3s में ये पार्ट कांस्टेंट है, 3p में भी ये पार्ट कांस्टेंट है, 3d में भी ये पार्ट कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रेज टू द पावर n माइनस एल माइनस वन,
ठीक है, तो जैसे देखो 1s के लिए n माइनस एल माइनस वन जीरो था, इसीलिए पॉलिनोमियल का कोई पार्ट नहीं आया। ठीक है, 2s के लिए n माइनस एल माइनस वन आपका 1 है, तो इसमें पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो 1 होगा। पॉलिनोमियल टू द पावर 1 का मतलब है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे उस पॉलिनोमियल को, ये कहने का मतलब। तो अगर पावर 1 है तो इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन विच इज अ लीनियर इक्वेशन, 2 आएगा तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 आएगा तो फिर क्यूबिक इक्वेशन, ऐसा चलेगा। ठीक है, फिर 2p के लिए देखो, 2p के लिए आया 0, इट मीन्स कि कोई पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, देयर इज नो पॉलिनोमियल। फिर 3s का देखो, 3s के लिए आया आपके पास n माइनस एल माइनस वन टू, 2 आया, तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल टू द पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका 2 सॉल्यूशन होगा, राइट। 3p का देखो, 3p का आया n माइनस एल माइनस वन, 1 आया है, तो ये 3p का भी पॉलिनोमियल का जो पावर 1 है, इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन है। 3d के लिए 0 आया, इसीलिए कोई सॉल्यूशन जो है नहीं होगा, और रादर देन कोई पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सो पॉलिनोमियल टू द पावर 0 होगा। नेक्स्ट टर्म है आपका सिग्मा टू द पावर l, हर इक्वेशन में देखो l l पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। 1s में देखो कोई सिग्मा नहीं है, 2s में कोई सिग्मा नहीं होगा, 2p में सिग्मा आएगा क्योंकि सिग्मा टू द पावर l इज 1 फॉर 2p। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है। 3s में नहीं आएगा, 3p में आएगा सिग्मा टू द पावर 1, 3d में आएगा सिग्मा टू द पावर 2, राइट। देख लो इस इक्वेशन को ध्यान से और थोड़ा डाइजेस्ट करो, आप एक बार खुद से भी देखो, एक बार सर मतलब फिरती हुई नजरों से एकदम देखो कैसे 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 क्या हो रहा है। हमें इक्वेशन याद नहीं रखना है किसी चीज का, हमें बस जनरल फॉर्म याद रखना है, और जनरल फॉर्म में भी हमको ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल का पावर क्या है और सिग्मा का पावर क्या है, बस ये चीज जो है हमको याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, आर्ग्यूएबल है ये माइनस सिग्मा बाई टू ही होगा। हाँ, देखो ये इसका जो एक्सप्रेशन है, इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ई रेश टू द पावर के आर का मतलब है कि ई रेश टू द पावर जो होगा वो पावर आपका आर पे डिपेंड करेगा। R is radius or the distance from the nucleus. वो भी लिख देते हैं क्या? लिख ही देते हैं, चलो इतना कुछ लिख ही रहे हैं तो। वन बाई ये सब में कॉमन है, ये सभी में कॉमन। ए नॉट इज बोस रेडियस। ठीक है, इक्वेशन कैसा भी हो, कैसा भी दिखे, कोई भी बुक में कैसा भी इक्वेशन दिखे, आपका जो जनरल फॉर्म होगा ये होगा। ठीक है,
जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल टू द पावर n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जो पावर है, जैसे जब मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट कि पॉलिनोमियल का जो पावर है, दैट पावर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? मान लो कि मैंने सॉल्यूशन पुट कर दिया पॉलिनोमियल, तो वैल्यू क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल का? जीरो आएगा ना। तो उस टाइम में साई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। उसी को कहते हैं नोड। ठीक है, जब साई का वैल्यू जीरो हो जाए या फिर जब साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, या फिर जब साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू जीरो हो जाए तो वो नोड होता है। या नोड उसको कहते हैं जहां एम्पलीट्यूड इज जीरो। तो n माइनस एल माइनस वन को क्या बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ रेडियल नोड। ओके, रेडियल नोड क्या है? द वैल्यू ऑफ आर एट विच रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। इन अदर वर्ड्स, साई टेंड्स टू जीरो एंड साई स्क्वायर डीवी टेंड्स टू जीरो। और अदरवाइज साई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साई जीरो है तो साई स्क्वायर भी तो जीरो होगा। सो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या आ गया हमारे पास? n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, कौन सा दिखाना इक्वेशन? यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली, इसीलिए मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा हूँ। फिर से एक बार बोलो, कौन सा पार्ट? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में अगर मैंने रूट रख दिया तो जीरो आएगा ना पॉलिनोमियल, तो है ना, तो साई भी जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स में क्या बोलूं साई का इस जनरल फॉर्म के लिए? व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस साई? n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेडियल नोड कहते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग ये सब जब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम लोग रेडियल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो रेडियल वेव फंक्शन का जो रूट होगा दैट विल बी रेडियल रूट्स या फिर रेडियल नोड्स। ठीक है, नोड वो है जहां पे एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड आ गया आपका n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड आ गया आपका l। एंगुलर नोड होता है l। ठीक है, एंगुलर नोड मतलब एंगुलर वेव फंक्शन का जो नोड होगा वो। फिर टोटल नोड्स कितना हो जाएगा आपका? टोटल नोड्स विल बी रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड, तो दैट विल बी n माइनस वन। ओके, मैं आता हूँ एंगुलर नोड्स या फिर एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में। नोडल पॉइंट क्या होगा? हाँ बोलो, नोडल पॉइंट क्या होगा? नोडल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे आपका साई स्क्वायर या साई जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर डीवी हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो नोडल पॉइंट हमारा होता है वो न्यूक्लियस होता है। देखो कैसे, जैसे जो साई का इक्वेशन था हमारे पास, साई वन एस का इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं आर की वैल्यू जीरो रखता हूं तो साई का वैल्यू जीरो हो रहा है क्या? at r equals to 0, psi equals to 0। वन हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो साई वन एस का जो कर्व होगा दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व, राइट। ठीक है, तो ये इसीलिए ये कर्व ऐसे आ रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। एंड यू कैन सी एट r equals to 0 psi is not equals to 0। सिमिलरली साई स्क्वायर का जब प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो अ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व, बट उसका जो स्टीपनेस है वो ज्यादा होगा साई के वजह से, मतलब साई के कंपैरिजन में। क्योंकि जब आपने स्क्वायर कर दिया तो ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा हो जाएगा वो।
है ना, और ये जल्दी जल्दी जो है नीचे गिरेगा इसका वैल्यू, ये इसका साई स्क्वायर का वैल्यू। अब साई स्क्वायर डीवी जब प्लॉट करेंगे हम लोग, तो साई स्क्वायर डीवी प्लॉट करने पर आपका क्या आ जाएगा, वो जो साई का इक्वेशन है, वो साई स्क्वायर का जो इक्वेशन है वो इनटू डीवी विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डीवी क्या आया था, ये आया था 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, राइट। अब ये इक्वेशन जब आया तो इसमें अगर हम आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साई स्क्वायर डीवी तो हमेशा जीरो होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा और ये एक मैक्सिमा गेन करके फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द इक्वेशन जो है वो आपका इसके इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपका पहले इनिशियली जो साई स्क्वायर का टर्म है दैट इज, या फिर आर स्क्वायर का जो टर्म है दैट इज डोमिनेटिंग, फिर राइट हैंड साइड में जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल जो है टर्म वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ आर स्क्वायर वर्सेज ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा बाई टू, राइट, क्योंकि आपका पावर तो आएगा ही, साई स्क्वायर की वजह से ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा आएगा, डीवी की वजह से आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इनिशियली जब कर्व स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टाइम में आर स्क्वायर विल बी डोमिनेंट, स्लोली एज द वैल्यू विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल टर्म विल बी डोमिनेंट, इसलिए जो कर्व है वो आपका नीचे नीचे जो है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। और हालांकि मतलब मैथमेटिकल है पूरा का पूरा, तो हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इसमें सिंपली बस इक्वेशन है, मैथ्स है, वही लगा है। अब देखो साइड 2s, साइड 2s का अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो साइड 2s में मैंने जैसे, अगर आप इक्वेशन देखोगे साइड 2s का तो इसमें आपको एक नोड दिखेगा, राइट, क्योंकि पॉलिनोमियल टू द पावर n माइनस एल माइनस वन का मतलब कि एक रूट आना चाहिए पॉलिनोमियल का, तो दैट मीन्स कि आपका एक रूट आएगा, दैट मीन्स कि एक पॉइंट आएगा जहां साई विल बी जीरो। और आप ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो रख के देखो, क्या साई जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वैल्यू आर इक्वल्स टू जीरो पे, पॉजिटिव है इक्वेशन, राइट। तो ये पॉजिटिव से कर्व स्टार्ट होगा और ये एक पॉइंट आएगा जहां पे ये जीरो पे चला जाएगा, और जीरो पे जाने के बाद फिर ये वापस दोबारा पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही रूट है ना, तो हमारे पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, और ये फिर इस तरीके से चलता जाएगा, ओके। क्योंकि एक सॉल्यूशन आना चाहिए ना, उस पॉलिनोमियल की वजह से गया ना, इसकी वजह से इंटरसेक्ट करके ऊपर क्यों आएगा जब, तो जीरो, फिर जीरो कैसे डिफाइन करेंगे कि फिर कर्व जीरो चला गया। लीनियर इक्वेशन अगर आप लिखते हो, मान लो कि आपने लीनियर इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है, तो अगर आप y और x का कर्व प्लॉट कर रहे हो तो जब x इक्वल्स टू जीरो पे, या फिर चलो जब y इक्वल्स टू जब जीरो होगा तो वो लाइन ऐसा थोड़ी होता है कि x x एक्सिस को टच करता है फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है क्या, वो फिर नीचे जाएगा ना, वो कर्व तो कंटिन्यू रहेगा ना, है ना, राइट। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, साई का जो प्रॉपर्टी था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट। तो साई अगर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो साई अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए वो कर्व, है ना। तो एकदम अचानक से जो है आपका कर्व में स्लोप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे मॉड एक्स का चेंज होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बोलते हैं ना मॉड एक्स के लिए, तो वैसे कर्व में चेंजेस जो है वो नहीं होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कर्व एकदम कंटिन्यूअस जा रहा है, वन वन वैल्यू है, सब कुछ जो था ऊपर का वो सब फॉलो कर रहा है, ओके। हाँ बोलो। हाँ हाँ, नेगेटिव में चला जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो क्योंकि आपका ई रेशो तो पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट।
और वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, इसीलिए यहाँ पे जो है धीरे धीरे एट साई टेंडिंग एट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका जो साई है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये नीचे जाकर के फिर ऊपर आकर के फिर आर आर एक्सिस के जो है वो पैरेलल चलता जाएगा। हाँ, अब साई स्क्वायर में बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर में जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ होगा नहीं, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये साई स्क्वायर ऐसा दिख रहा है ना, साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर साई स्क्वायर डीवी का जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो सिमिलरली वैसे ही साई स्क्वायर डीवी भी जीरो होगा किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जब आर इक्वल्स टू जब या फिर जब सिग्मा इक्वल्स टू 2 होगा तब, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है आपको एक नोड बता रहा है, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस कि ग्राफ गया नीचे टच हुआ फिर ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग नोड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नोड, एक नोड है, एक नोड मतलब एक रेडियल नोड। फिर 2p का देखो, 2p का अगर हम लोग कर्व देखते हैं या इक्वेशन देखते हैं 2p का, अगर r इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो 2p का वैल्यू क्या होगा, r इक्वल्स टू जीरो पर जीरो हो जाएगा, राइट। तो उसका मतलब है कि कर्व जो है आपका जीरो से स्टार्ट होगा, कोई नोड नहीं है, इसका मतलब है कि कर्व जो है एक्स एक्सिस या आर का एक्सिस कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और नीचे चला गया। साई स्क्वायर भी ऐसे ही होगा, थोड़ा स्टीपनेस बढ़ जाएगी, है ना। फिर साई स्क्वायर डीवी का भी देखेंगे तो कोई कर्व नहीं है, ऐसे ही चलता जाएगा साई स्क्वायर डीवी। हाँ हाँ। हम्म हम्म। नहीं 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 नहीं, पॉलिनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल उसकी वजह से है, डिग्री की वजह से वो पॉलिनोमियल है, उसके पावर की वजह से पॉलिनोमियल है, यहाँ इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का पावर नहीं है। हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली वो इसकी वजह से पॉलिनोमियल है, n माइनस एल माइनस वन की वजह से, ठीक है। हाँ, कौन सा? सिग्मा स्क्वायर डीवी, अच्छा साई स्क्वायर डीवी प्लॉट करना है, देख लो साई स्क्वायर वन एस का प्लॉट कर लेते हैं, साई स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा और ये वैल्यू क्या आएगा, ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा आ जाएगा, नहीं तो ई रेस टू द पावर माइनस सिग्मा वर्सेस डीवी, मतलब आपके पास इक्वेशन किसका है, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ई रेस टू द पावर सिग्मा माइनस सिग्मा और कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म बचा है वो, और इनटू डी आर, ठीक है। तो ये आ गया आपका साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, इसका कर्व रखें, ठीक है। तो इसको प्लॉट करके देखो, ये इक्वेशन तो आपका यही है ना, द पॉइंट इज दिस इज द इक्वेशन। नहीं, डी आर तो आपका वो है ना कि एक स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये डी आर जो है आप उसको ऐसे देख लो कि यू आर डूइंग जस्ट वन थिंग, कि आप इसको वो कर रहे हो साई स्क्वायर डीवी को, अरे यार कैसे बताएं, हाँ, ठीक, ये जब आप इसको लिखोगे कि भाई साई स्क्वायर डीवी, ये पूरा का पूरा एक टर्म है ये, ठीक है, साई स्क्वायर डीवी, ओके, इंटीग्रेशन में, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग डी आर लिख रहे हैं ना, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि ये इक्वेशन अलग है, ये अलग है, और इसको आर के टर्म्स में प्लॉट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये आपका इक्वेशन पूरा यही है, दिस इज द इक्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। साई स्क्वायर डीवी में आर खुद से है ही, पहले से प्रेजेंट है आर, राइट, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। उसको फिर आर के टर्म्स में अगर देखोगे तो ये आर अलग है, इसको अलग कर सकते हो, राइट। तुमको प्लॉट ही नहीं करना है, कोई बोलेगा नहीं प्लॉट करने के लिए, आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितने नोड्स दिख रहे हैं,
ठीक है, या कौन सा कर्व कैसा दिखेगा। अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें हम लोगों को ये पता चला है कि जो साई का फंक्शन है वो एस के लिए हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, या साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, राइट। जैसे ही पी या फिर डी के लिए प्लॉट करेंगे तो वो जीरो से प्लॉट होगा। देखो पी के लिए प्लॉट किया है, ये जीरो से प्लॉट हुआ है ना। 3p के लिए, 2p के लिए भी देखो जीरो से प्लॉट हुआ है, राइट। डी के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, 3d के लिए भी किया हुआ नहीं है वैसे, हालांकि यहाँ पे 3d के लिए भी प्लॉट किया जा सकता है, वो भी जीरो से होगा, ठीक है। क्योंकि आप इक्वेशन देख करके आप पता कर सकते हो कि एट r इक्वल्स टू जब जीरो लेंगे 3d के लिए तो ये वैल्यू भी जीरो आएगा, नहीं, राइट। तो आपको कोई प्लॉट करने नहीं बोलेगा, आपको कैसे इक्वेशंस आएंगे या कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे इक्वेशंस में से आपको क्या क्या रखना है, आपको बस ये देखना है कि नोड्स कितने हैं। एक ऑर्बिटल या फिर एक सबशेल को देख के आप ये कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं। जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे ग्राफ उतनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ठीक है। बस हम लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये वाला आ गया कि भाई ये एक जो है आपका इसका एक नोड है, यहाँ पे भी आपका इसका एक नोड है, राइट। इस पॉइंट पे ये नोड है, यहाँ पे इसका एक नोड है, राइट। फिर नीचे अगर आएंगे 3s, 3s में जीरो वाला काउंट नहीं करना, दैट इज नॉट अ नोड, ठीक है। एट r इक्वल्स टू जीरो इट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो उसको क्यों काउंट करेंगे, ठीक है। तो 3s के लिए भी देखो ये हो गया, ये हो गया, 3s के लिए भी दो आ जाएगा, ये भी आ गया, यहाँ पे भी दो आ जाएगा, ये भी आ गया, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है, और एक और प्रॉपर्टी है कि साई स्क्वायर का जब भी हम प्लॉट कर रहे हैं, साई स्क्वायर डीवी का जब भी हम प्लॉट कर रहे हैं तो जो कर्व है वो कर्व इंक्रीजिंग है। देखो ये जो कर्व है दैट इज इंक्रीजिंग कर्व, राइट। हाँ, क्या बोल रहे हो। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसका पीक जो है, आई एम ट्राइंग टू से कि इसका जो पीक है उसका पीक जो है वो इंक्रीजिंग है, ओके, ठीक है। तो इसका जो हमेशा हर पॉइंट पे जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाओगे तो इसका पीक जो है वो आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। वन मोर थिंग इज कि व्हाट विल बी द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस will represent, this is nothing but this is psi square dv, है ना, यही तो है। नहीं इंटू आर नहीं, वो आर है, वही मैं कह रहा था। साई स्क्वायर डीवी में खुद ही पहले ही से आर है ना। जब आप साई स्क्वायर डीवी को जब एक्सपैंड करोगे तो आपको तो यही आ जाएगा ना कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी आर है इस इक्वेशन में। सो एक्चुअली यू आर साई स्क्वायर डीवी लिखने का मतलब है कि यू आर प्लॉटिंग दिस वर्सेस दिस, यू आर प्लॉटिंग साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने लिखा है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इस इक्वेशन। हाँ या तो, हाँ या तो ये कहो कि सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओवरऑल। तो हमारे पास तो एटम है, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है हमारे लिए एटम ही है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत, तो न्यूक्लियस से लेकर के एटम का जो जो भी बाउंड्री होगा वहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो ये बता रहा है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बता रहा है, ठीक है, कि रेडियस से कैसे कैसे जो है वैरी कर रहा है। तो एक्चुअली में जो बोहर का डेफिनेशन है ऑर्बिट का, दैट इज अ टू डायमेंशन कॉन्सेप्ट,
ठीक है, कि एक पेन और पेपर लेकर के आप प्लॉट कर सकते हो कि भाई ये ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, यहीं मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट इज अ 2D 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि इलेक्ट्रॉन जो है यहीं रहेगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या कर दिया कि उन्होंने अब इलेक्ट्रॉन को, सिंस वी आर टेकिंग एज अ पार्टिकल और एज well as a wave, so now electron is not a a thing which is can be seen as a particle। ठीक है, वो एक तरीके से जो बिलियर्ड्स का बॉल होता है, पूल टेबल का जो बॉल होता है, टेनिस का बॉल होता है, उसकी तरीके से नहीं है। नाउ इट इज बीइंग अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है। ठीक है, बादल है, बादल का जो वॉल्यूम होता है, दैट वॉल्यूम एक्सपैंड्स विद इन अ रीजन इन द स्पेस। ठीक है, और उसमें जो डेंसिटी जहां पे ज्यादा डेंस है, ठीक है, जो क्लाउड जहां पे ज्यादा डेंस है, उसी को हम लोग ऑर्बिट कह रहे हैं। ठीक है, तो द रीजन इन द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज द ऑर्बिट। ठीक है, तो हमारे लिए ऑर्बिट का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास साई 1s का जो ऑर्बिट आया ना, ये which is the probability of finding electron is maximum at this point। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं ऑर्बिट, और इसका जो वैल्यू आया ना वो सरप्राइजिंगली 0.529 आर्मस्ट्रॉम आया, जो कि बोर्स कैलकुलेशन से बिल्कुल मैच कर रहा था। ओके, तो ऑर्बिट का डेफिनेशन समझ में आया। नाउ व्हाट इज ऑर्बिट? हाँ, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, the region in the space where probability of finding electron is maximum, that is now orbit। लिखा लिख लेते हैं हम लोग, आई गेस शायद नीचे लिखा होगा, बट किसमें, कौन से वेव्स के केस में? 2s के केस में, हाँ ये देखो 2s के केस में यहाँ पे भी मैक्सिमम है और यहाँ पे भी मैक्सिमम, दो जगह मिल रहा है हमको इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, ये 2s के लिए ये है। फिर नीचे जाएंगे तो 3s के लिए जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो ये है, ये उसका ऑर्बिट होगा। तो जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन सही है बोर्स का। ठीक है, बट उसका कॉन्सेप्चुअली जो अप्रोच था दैट वाज अ लिटिल बिट ट्विक्ड, बाकी सब कैलकुलेशन सही है। सो हाँ, मैं ये देख रहा था कि नीचे क्या ऑर्बिट का डेफिनेशन लिखा है कि नहीं। हाँ हाँ बोलो। हाइट, हाइट तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन में मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है 1s का? आप जो है वो डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्टेंस बता सकते हो फ्रॉम ओरिजिन या फिर फ्रॉम वाई एक्सिस कि किसका सबसे ज्यादा है। मेरे को क्वेश्चन भेजना, हो सकता है कुछ और दिया हो क्वेश्चन में, कुछ हो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। दिस इज अ वेरी वेग टर्म या वेग, वेग मतलब वेग आइडिया। ठीक है, क्वेश्चन ही भेज देना हमको। हाँ बोलो। हाँ बताते हैं, हाँ मैं लिखवा देता हूँ, चल लिख देते हैं। अभी पहले तो ऑर्बिट का लिख लेते हैं, ऑर्बिट का डेफिनेशन। ऑर्बिट इज द रीजन in the space where probability of finding electron is maximum। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द वे, ऑर्बिटल का ऑलरेडी हम लोगों ने डेफिनेशन देख रखा है। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से।
साई कहाँ है हम लोग, साई साई साई, हाँ ऊपर था साई ना। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ साई में देखा था कि ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड फंक्शन। फंक्शन जो है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। देखो, सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विथ वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? दे आर वेव फंक्शन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर वेव फंक्शन। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस यही है कि जब मैं ऑर्बिट बोलता हूं तो ऑर्बिट इज टेकन एज अ 2D कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल इज टेकन एज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो ऑर्बिट मेरे लिए था, मतलब जो बोहर्स ने जो डिफाइन किया था ऑर्बिट, दैट वाज सर्कुलर। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? एक स्फेरिकल है शेप, है ना। और ऑर्बिटल का जो है कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, खुद में, मतलब खुद का एक वॉल्यूम होगा ऑर्बिटल का। ऑर्बिट का कोई वॉल्यूम नहीं होगा। ऑर्बिट विल बी जस्ट द पाथ, जस्ट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, देखो, जैसे अगर जो हम लोगों ने अभी कर्व प्लॉट किया है, उस कर्व में 1s का जो ऑर्बिट है, दैट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू है, दिस इज ऑर्बिट। ये पॉइंट जो है ना, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिट। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट। ठीक है, कि न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर अगर हम एक स्फेयर बना दें तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट। ठीक है, या एक सर्कल बना दें, दोनों कह सकते हैं, स्फेयर भी ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल, एक मिनट, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल ये सब कुछ है जितना आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। ये रीजन, ये पूरा वॉल्यूम, ये जो पूरा चीज है, पूरा का पूरा, ये आपका ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। सबशेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन पता चल गई। ऑर्बिटल का ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऑर्बिटल इज एक्चुअली द टोटल एरिया अंडर दैट कर्व, जो साई स्क्वायर डीवी वर्सेस उसका प्लॉट किया था हमने। ठीक है, सो एक्चुअली में ये जो कर्व आपका जो है वो साई स्क्वायर डीवी नहीं लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे एक करेक्ट कर्व है विच इज 4 पाई है ना। इसने डी आर को जो है हटा दिया, और डी आर यहाँ पे है इसके टर्म ऐसे प्लॉट है। चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा ये वाला पार्ट जो है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो, जैसे ये पार्ट देखते हैं, 58 क्वेश्चन नंबर देखो सॉल्व करके। Which of the following graph represents the radial charge density of the electron of the outermost subshell of copper plus 2? वही जो लिखा हुआ है आपके सामने, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? सबका आ रहा हो तो बताओ।
तो देखो मैं अप्रोच बता देता हूँ क्या करना है। पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो आउटर मोस्ट सबशेल है कॉपर प्लस 2 का वो कौन सा है 3D ना, जो आउटर मोस्ट शेल है। ठीक, फोरस क्यों होगा, कॉपर से निकाल दिया ना, निकाल दिया तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो कॉपर प्लस 2 का 9 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा कॉपर प्लस 2 के आउटर मोस्ट सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आर्गन वगैरह जो भी है वो है, तो मतलब 3D का है, 3D सब शेल में है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर 3D सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका पहले आप निकालो नंबर ऑफ रेडियल नोड, n माइनस एल माइनस वन। कितना आ रहा है ये n माइनस एल माइनस जीरो आ रहा है, नहीं 3 - 2 - 1 विच इज जीरो। इसका मतलब है कि जीरो नोड होने चाहिए। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स, मतलब जीरो टाइम्स ग्राफ जो है वो टच करना चाहिए एक्स एक्सिस को। कहाँ पे कर रहा है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन सही कौन सा लग रहा है इसमें, सही ये लग रहा है, राइट। बाकी बी तो ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे ऐसे कर्व नहीं बनाए, कर्व कभी ऐसा कोई कर्व मैंने दिखाया ही नहीं आपको कि जहाँ पे नीचे जाकर के फिर ऊपर चला गया, मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है, किसी कर्व में तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ था तो थ्री डी का नहीं किया हुआ था ड्रॉ, 3D का नहीं किया हुआ था ड्रॉ। हाँ, 3D का जो कर्व है वो आपका है, 3s का अगर ये मान रहे हो कि यहाँ टच कर रहा है तो हाँ तब बोल सकते हो कि 3s का कर्व। ठीक है, बाकी ये इसका बताइए, ये कितना आ रहा है रेडियल नोड, कितना है इसका, एक रेडियल नोड है, राइट। तो ऐसे ही 3p के लिए भी आप बोल सकते हो कि दिस इज फॉर 3p, या फिर n माइनस एल माइनस वन, जिसके जिसके लिए भी वन होगा सभी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे कुछ समझ में आएगा। 59, हाँ कौन से सबशेल में है उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। An electron in the excited state in a hydrogen atom, the orbital in which electron is present. हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी है बेसिकली, राइट। तो नंबर ऑफ जो नोड्स है हमारे पास, वो कितने नंबर ऑफ नोड्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो n माइनस एल माइनस वन इज 2, और वी कैन ऑल्सो से कि n माइनस एल इज 3। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जहां जहां पे भी होगा दैट विल बी राइट। ठीक है, तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी सॉरी डी में भी नहीं है, सी में है, राइट। तो इसीलिए बस एक ही है, सी में हो जाएगा। हैं, हाँ 4p भी हो सकता है, अगर होता ऑप्शन में तो दैट विल बी एंड मल्टीपल करेक्ट। नहीं, उससे कोई काम नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि n माइनस एल जो है आपका 3 होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये 3s के साथ हो सकता है, 4p के साथ हो सकता है, 5d के साथ हो सकता है। ये देखो मल्टीपल चॉइस देखो, 60 61 सॉल्व करके रखो।
एक ही साथ डिस्कस करते हैं, सही सिमिलर क्वेश्चन है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक। एनोड रेज जो है वो आपका कैथोड रेज जैसा था, वैसे एनोड रेज होगा, विच इज पॉजिटिव रेज, राइट? या कैनल रेज जिसको बोलते हैं। डी का नहीं आ रहा समझ में? अच्छा। व्हाट डज दिस मीन? 60 का जो डी में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, व्हाट डज इट मीन? हाँ ठीक है। और और उसके साथ और क्या रहता था? हाँ, तो यहाँ पे साई स्क्वायर है। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेशन कर रहे हो, वैसे आर है, तो आर जब आप ले लोगे तो उसमें आपको जीरो से इन्फिनिटी करना पड़ेगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डीवी लिख रहे हो तो आप फिर कर सकते हो उसको, ठीक है? या फिर डी एक्स डी वाई डी जेड लिख रहे हो तब फिर कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि आर इक्वल्स टू जीरो से आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब हम लोग स्फेरिकल उसमें चले गए हैं ना, कोऑर्डिनेट्स में चले गए हैं। किसका? 1/4 पाई? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये साई स्क्वायर और आर स्क्वायर डी आर नहीं है, ठीक है? साई स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हाँ, तो फिर आप 1/4 पाई लिख सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो साइमल्टेनियसली प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन, ये ए वाला हो जाएगा। बी वाला भी हो जाएगा, एनोड रेज जो है या फिर पॉजिटिव रेज जो है आपका वो आयनाइज्ड गैस एटम्स रहता है। स्पेक्ट्रल लाइंस वुड बी सीन फॉर अ 2px ट्रांजिशन। 2px से 2px ट्रांजिशन में दिखेगा क्या स्पेक्ट्रल लाइंस? सेम सेम एनर्जी होगा ना, तो क्यों दिखेगा 2px 2px?
हाँ नहीं दिखेगा 2p। हाँ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो दिखेगा, हाइड्रोजन होगा तो नहीं दिखेगा। या। फिर डी वाला गलत है, क्यों गलत है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। साई स्क्वायर होता तो फिर सोच सकते थे कि हाँ ठीक है, दिस हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो 61 का देखते हैं, 61 का हो जाएगा ए और बी आ रहा है। ओके, बाकी को देखते हैं, बाकी लोगों का बताओ क्या। ओके ठीक है अंकेश। ए और बी हो रहा है, नहीं सी तो नहीं हो सकता। सी जो है उसमें साई का जो वैल्यू है वो कैसा हो रहा है देखो। हाँ साई, हाँ ये जैसे अगर साई की बात करेंगे तो साई जो है वो ऐसा इंक्रीज ही होता है, जैसे ये इंक्रीज कर रहा है। हालांकि हमारे पास दो नोड हैं जहाँ पे वो आपका ऐसे होगा। ठीक है, आपको जैसे देखोगे कि 3 नोड चाहिए मुझे, तो 3 नोड चाहिए तो एन और एल के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो इट वुड बी लाइक कि 5s, राइट, 5s में 4 नोड आएंगे। 6 जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप जो डिफरेंसेस बढ़ाओगे आपको पीरियड में और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आपका उतना बड़ा उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं एन माइनस एल का कभी भी, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसी इसीलिए वो ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्यों नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड है। वैल्यू वैल्यू रख दो आर का, साई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। साई का तो हमारे पास इक्वेशन है, साई स्क्वायर का भी इक्वेशन आ जाएगा, यू हैव टू जस्ट स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ द साई। आर का वैल्यू पुट कर दो, कोई एक वैल्यू आएगा उसका साई साई या साई स्क्वायर का, है ना। डिफाइन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि इट विल बी अनडिफाइंड, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट शुड बी कंटिन्यूअस, है ना, इट शुड बी फाइनाइट, है ना। ऐसा है। एक पॉइंट और है कि एनसीईआरटीज में देखोगे तो यहाँ पे जैसे कर्व देखोगे ध्यान से एनसीईआरटी का, तो ये कर्व जो है आपको वो थोड़ा सा टच नहीं करेंगे ये साइज स्क्वायर का कर्व आर इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब रीजन उसका आप समझो, क्या समझ में आता है क्यों टच नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस है इसीलिए, बिकॉज एट आर इक्वल्स टू 0 वी कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ द साइज स्क्वायर, लेकिन हम लोग जो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका बोल रहे हैं दैट वुड बी डिफरेंट, राइट। कि अगर साइज स्क्वायर का आप न्यूक्लियस पे कोई वैल्यू दे दो तो दैट विल बी डिफरेंट डिफरेंट थिंग।
इसलिए इसको जो है प्लॉट नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, देखो ये मैच द कॉलम देखो, ये साई का बस इतना ही इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, बोलो, हाँ बोलो बोलो। क्यू एंड एस, बी का भी क्यू होगा क्या? जनरल टर्म देखो, टू पी के लिए क्या क्या आना चाहिए, टू पी के लिए? हाँ हाँ, और सिग्मा, नहीं नहीं, सिग्मा टू द पावर एल है। हाँ, तो ए का क्या क्या आया, ए का आया क्यू और एस, एक नोड आएगा मतलब है। वन एस में एक नोड आता है, देखो तो एल माइनस एल माइनस नहीं आता, तो फिर कौन सा होना चाहिए? अच्छा, और ए का और क्या क्या आएगा? ए का क्यू आया, और कुछ? फिर बी का क्या होगा? बी का ए का सिर्फ क्यू होगा, चलो ठीक है, ये क्लियर है सबको, ए का सब क्यू होगा। साई जो है, साई वर्सेस आर करेंगे तो साई हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एस के लिए, ठीक है, बाकी सबका जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, टू बी का क्या होगा, टू पी का? आर होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साई आर भी तो प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। एस ऑर्बिटल के लिए या एस सबशेल के लिए साई वर्सेस आर हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, एवरीथिंग एल्स विल बी स्टार्टेड विद जीरो। इसके बाद आप साई वर्सेस आर में देखो नंबर ऑफ नोड्स कितना है,
तो इसमें 0 नोड है, इसमें एक नोड है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि n माइनस एल माइनस वन, और दैट इज n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, सी का एस। ठीक है, और डी का डी का सी का। और क्या बोल रहे हो वैभवी? कोई बोल रहा था कुछ बीच में। वैभवी क्या बोल रहे हो? म्यूजिक वैभवी। थ्री पी का, थ्री पी का कितना नोड आया? वन आया है, बट ऑप्शन में तो नहीं है वैसा, ग्रेटर देन वन दिया हुआ है ना। फिर थ्री एस का कितना हो जाएगा? थ्री एस का पी हो जाएगा, ग्रेटर देन वन नोड आ जाएगा, राइट। ठीक है, और किसी में डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, क्यू आर एस पी। नेक्स्ट देखो, एक पैराग्राफ है नेक्स्ट में। ये पैराग्राफ, यू हैव कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। ठीक है, एज यूजुअल सब कुछ वैसे ही है। जो साई है दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई of electron and characterized by the quantum numbers nl and ml. r is the distance from the nucleus, theta जो है को लैटिट्यूड है, और phi जो है दैट इज azimuth, जो हमारे हमने पढ़ा था z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा r वेक्टर दैट इज को लैटिट्यूड, और उसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पे जो आएगा उसका एंगल जो होगा x एक्सिस से दैट इज azimuth। ठीक है, तो ये आपका कुछ 1s 2s 2pz 3z है ना। इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको इस ये पैराग्राफ है, नीचे भी क्वेश्चंस है इसके बेसिस पे। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ, आप अपने एंड से जूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस हैं। फॉर द गिवन ऑर्बिट, हाँ ये कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री को हम लोगों को साइमल्टेनियसली रिलेट करना है। तो जैसे ऑप्शन अगर बोल रहा है कि फोर फोर आर, ये बड़ा वाला फोर जो है रोमन नंबर में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फोर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर इधर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ठीक है, वैसे वैसे मैच। का पी आ रहा है। हाँ। हम्म। हाँ वो जेड है, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उससे बस वही है, टू पी जेड से जो है वो बस कुछ नहीं, एंगल का पार्ट आएगा और कुछ नहीं।
जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपसे कुछ और बोलूं, कुछ और पूछूं कि भाई ये वन वाला जो आपको दिख रहा है, कॉलम टू में जो वन है, ये किसके लिए लिखा गया होगा? ये वन इसके लिए लिखा होगा, बहुत बढ़िया। थ्री वाला किसके लिए लिखा गया है? हाँ, so you should mind that कि R is sigma is related to R, ठीक है? तो instead of writing sigma they are writing R। हाँ, राइट। तो कॉलम टू का थ्री किसके लिए लिखा गया है? मतलब p ऑर्बिटल के लिए लिखा गया बेसिकली, राइट? सिग्मा टू द पावर वन है, मतलब सिग्मा टू द पावर l है, l शुड बी वन, राइट? तो दैट शुड बी p, राइट? तो देख करके हमको मतलब पता चल जा रहा है कि अब कौन सा इक्वेशन जो किसके लिए लिखा गया है, ये s के लिए लिखा गया है, ये p के लिए लिखा गया है, ठीक है? अब उसके बाद चला हुआ जो भी है, आप देखो, मैं आता हूँ नोडल प्लेन में भी आता हूँ, बताता हूँ मैं आपको नोडल प्लेन क्या होता है। 63 का आ रहा है p, टू टू और p आ रहा है, हाँ, टू टू और p, ठीक है। 64 का इनकरेक्ट बताना है, ठीक है? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन वन, अच्छा हाँ ठीक। 63 का, हाँ 63 का बी, 64, 64 का ए, अच्छा अच्छा। और चेक करो, और चेक करो, ओके। आपको बस z का वैल्यू रखना है, वो जो ये जो इक्वेशन लिखा है मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हीलियम है, ठीक है? हीलियम प्लस के लिए लिख रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ये वैल्यू। यहाँ ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट लिखा है, ठीक है? ये शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है ना? तो ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट लिखा है, और यहाँ पे भी वही है, ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर बाई टू ए नॉट। तो आप बस z का वैल्यू पुट कर दो, तो दैट विल गिव यू द सिग्मा का जो वैल्यू, सॉरी साई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम के लिए जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब हमारे आंसर्स में उसके लिए कोई वो नहीं है। आपको बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि 64 में इनकरेक्ट कौन कौन सा मैच है, कौन सा मैच है, एक है, सिंगल चॉइस है। और चेक करो, और चेक करो, ए में, तो ए में आप अटक गए हो, बी भी चेक करो, सी भी चेक करो, डी भी चेक करो, सही है क्या? कौन सा 64 में? अच्छा, डी को छोड़ के सभी गलत है, डी सही है? अच्छा, बी को छोड़ के सभी गलत है, अच्छा। डी मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, डी सही है? दिल्ली वाला डी, 64 का डी सही है क्या? डी गलत है, ओके। ए में आते हैं, ए ए देखते हैं, चलो।
ए क्या सही है या गलत है? अच्छा, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा कॉलम? अच्छा, कॉलम थ्री नहीं समझना। कॉलम थ्री का पी वाला तो ठीक है, चलो ग्राफ है। इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज 1/a0 का क्यूब। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब मैं लिखूंगा तो साई स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो साई का मेरे पास दो ही इक्वेशन है इधर तो, राइट। जैसे कि 64 में जैसे बोल रहे हैं टू टू और क्यू होना चाहिए, तो 64 का टू, 2s, 1 रेडियल नोड। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब बस एक ही कॉम्बिनेशन सही है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 63 का किया सॉल्व तो आपका 2 2p आया, तो ऐसा नहीं है कि 2 2q सही नहीं हो सकता, 2 2q भी सही हो सकता है। विल कंसिडर ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, राइट। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल भी सही हो। ओके, तो इसीलिए जो है सब कुछ चेक कर रहे हैं हम लोग। तो 2 2 तो सही है, इसका 2 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस। तो s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं लिखूंगा 2s के लिए लिखूंगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज व्हाट, साई स्क्वायर। न्यूक्लियस पे साई स्क्वायर क्या पॉजिटिव किसके लिए होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी की नहीं। साई स्क्वायर का आर के साथ कर्व पॉजिटिव किसका स्टार्ट होता है, कौन सा सबशेल के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, साई स्क्वायर वर्सेस आर। एस सबशेल के लिए, मतलब 2s के लिए भी तो होता है। एस सबशेल के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं, ये बोल रहा है एस के लिए, ये बात एस के लिए की जा रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 का क्यूब। ये प्रोबेबिलिटी जो ये बता रहे हैं आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 का क्यूब, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी ना। अब मैं अभी इतने इतने टाइम से तो देखते ही आ रहे हैं पॉजिटिव है एस के लिए। जब साई का कर्व आपका एस के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो साई स्क्वायर भी तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1s, 2s है ना, 3s पॉजिटिव टर्म से स्टार्ट हो रहा है एस के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी किसी का नहीं, बाकी सब में जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है ये जो कॉलम टू में क्यू की बात कर रहे हैं ये एस के लिए है, ठीक है, एस सबशेल के लिए। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, राइट। ये किसके लिए पॉसिबिलिटी है? ये कब मैक्सिमम कब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम का मतलब? नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अभी भी देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहे हैं। पॉजिटिव से शुरू होना चाहिए, तो कौन सा सबशेल के लिए है? एस के लिए होगा, राइट। ये भी एस के लिए बात कर रहे हैं, ये भी चीज, ओके। फिर एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n equals to 2 to state n equals to 4 state is 27 by 32 times the energy needed to excite electrons from n equals to 2 to n equals to 6। मतलब बेसिकली बात ये कर रहे हैं एनर्जी डेल्टा ई की बात कर रहे हैं, है ना। तो डेल्टा ई जो है आपका किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना। ये इस पे डिपेंड करेगा, चलो ये दिमाग में रखते हैं। नहीं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर।
वेलोसिटी जब z बाई एन पे डिपेंड करता है तो एनर्जी इस पे डिपेंड करेगा ना। तो नहीं 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 एनर्जी कभी भी नहीं था एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर पे। एनर्जी हमेशा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे होता है। नहीं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखा है, गलत लिखा है आपने कहीं। कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये इक्वेशन। अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर दूसरे इक्वेशंस देख लो, रिडबर्ग कांस्टेंट का इक्वेशन देख लो, वहां पे भी एनर्जी आता है एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल, है ना। उसमें भी रेडियस में भी वो होता है एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है। कंफ्यूज नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं। सो ऐसा मतलब बेसिकली हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग कर कर सकते हैं ये, जैसे मान लो डेल्टा ई जो है वो क्या होगा, वो होगा -13.6। ये मैं कब से कब निकाल रहा हूँ, ये 2 से 4 के बीच का एनर्जी गैप निकाल रहा है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा साथ में क्योंकि जेड हमें पता नहीं है अभी तक। फिर ये डेल्टा ई ऑफ 2 से 6, तो ये -13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर -1/6 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द जेड। तो दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर 64। तो जैसे मैंने आपको बोला 64 का जो ए ऑप्शन है वो सही है, ए ऑप्शन सही है, 2 2 क्यू, ठीक है, 2 2 क्यू, ठीक है। और 1 1 s, लेट्स टेक इट फ्रॉम द मतलब ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट टू इंक्रीज आवर नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो 1 1 s, 1 1 1 1, ठीक है। एस सही है कि नहीं वो चेक करना है हम लोगों को बेसिकली, राइट। तो ये इससे पता चलेगा हम लोगों को, राइट, एनर्जी का जो ऑर्डर है उससे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, इस इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखो चलो सॉल्व करके देख ही लेते हैं कितना आ रहा है। तो एनर्जी टू से 4 इज 13.6 1/4 -1/16। हीलियम के लिए लिखा था तो वो यहाँ पे हीलियम की जगह में 2 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -13.6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 14 16 4 6 16 आ जाएगा 2 स्क्वायर। ई ऑफ 2 से 4, ये -13.6 डिवाइड बाई 1/4, 6 था, हाँ 2 to 6, हाँ 2 से 6, बिल्कुल बिल्कुल 2 से 6, तो ये आ जाएगा 1/36। तो बेसिकली ये आ गया आपका 9/36, तो ये आ गया माइनस। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, अगर हम लोग डेल्टा ई नहीं, यही है ना, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 से कैंसिल होगा, 8 से भी, 8 से हो सकता है कि नहीं, 4 से होगा कैंसिल। कितना आ जाएगा ये वैल्यू,
20 32 आएगा ना, 27/32 जो कि दिया हुआ है, यही 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 तो बोल रहे हैं फोर्थ वाले में। ये मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेड है, क्योंकि जेड कैंसिल हो जा रहा है दोनों जगह। तो आप हीलियम लो, कुछ भी लो, ये यही वैल्यू आएगा 27/32। तो वापस आते हैं इसमें और देखते हैं। देखो तो हमारा जो 1 1 और एस सही है, 1 1 एस करेक्ट, यही तो बोल रहा है ना, 27/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। हाँ ये हर केस में सही हो, ठीक है, ये सबके साथ जाएगा ये बेसिकली यहाँ पे। फिर 1 1 आर, 1 1 आर ये भी ठीक है, सही है। 1 3 आर, 1 3 आर ये गलत है, 1 के साथ 3 तो नहीं हो सकता मैच, राइट। तो इसके लिए जो है आपका बी हो गया, इसके लिए डी हो जाएगा। 65 का देखो, द फॉर हाइड्रोजन एटम द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज 1 1 एस। अभी बात कर रहे हैं हम लोग नोडल प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो नोडल प्लेन इज प्लेन in which there is no probability of finding electron। नोडल प्लेन कैसे देखते हैं, देखो हम लोगों ने जो है अभी तक सभी शेल्स का या सभी ऑर्बिटल्स का शेप देखा, कैसा दिखता है वो इस स्फीयर में, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिससे मैं कट करूंगा तो वो प्लेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। यहाँ देखो जैसे इसमें ये वाला प्लेन है, एक प्लेन जिसमें हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेन है, राइट, एंड दिस प्लेन इज शुड बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस जगह से पास होना चाहिए, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस की ये ऐसा थोड़ा बड़ा करके लिखता है, ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इसमें मैं जो ये ड्रॉ किया हुआ है दिस इज पी वाई, इसमें मैं एक ऐसा प्लेन ढूंढूं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, right? So I can cut this into equal half by perpendicular plane passing through our screen from in this line, वो इस लाइन को जो है कैरी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको एकदम स्लाइस कर दिया एक, राइट। तो दैट इज द प्लेन ऑफ, दैट इज अ नोडल प्लेन एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए जो पी वाई के लिए जो नोडल प्लेन हमको दिख रहा है वो एक्स जेड है ना, एक्स जेड प्लेन। पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, और पी जेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नोडल प्लेन्स हैं। साथ में जब भी नोड आता है तो नोड का एक और प्रॉपर्टी है कि एट नोड साई एंड साई स्क्वायर चेंजेस, साई स्क्वायर नहीं, साई चेंजेस इट्स साइन एट नोड, एट नोड साई चेंजेस इट्स साइन, कहाँ गया, हाँ ये एट नोड साई चेंजेस इट्स साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, राइट। एट नोड साई इज चेंजिंग साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव, एट साई इक्वल्स टू जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो जहां पे भी नोड मिलेगा आपको वहां पे साइन चेंज होगा साई साई का। ये जो हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, दिस ऑर्बिटल डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है। ये दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हमने वॉल्यूम ले करके हर एक पॉइंट पे चेक किया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी आई उनमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी है उसका कलेक्शन ले रहे हैं,
वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज गिविंग अस दिस टाइप ऑफ अ डायग्राम। ओके, सपोज करो कि हमारे पास मैंने एक स्फेयर लिया ऑफ अ सर्टेन रेडियस, उसमें मैंने हर एक पॉइंट पे साई स्क्वायर निकाले। साई स्क्वायर निकाल सकते हैं हर पॉइंट पे, बिकॉज साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। ठीक है, वहां पे साई स्क्वायर लिया, साई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली 1 से कम होगा, आइदर 90% आएगा या 95% आएगा, 80% आएगा, कहीं 70% आएगा, कहीं 60% आएगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन की क्या प्रोबेबिलिटी है उसका। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया कि भाई अगर साई स्क्वायर मेरा 90% से एवव आता है या 90% या 90% से एवव आता है तो मैं उसको स्पेस में प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, और अदरवाइज नहीं आता है तो फिर नहीं कर पाएंगे प्लॉट। ओके, तो स्पेस में ये जो प्लॉट किया हुआ है ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ये अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं और यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करना स्टार्ट करूं, वो पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं जहाँ पे 90% है। ठीक है, तो वो प्लॉट आपको कुछ ऐसा, हाँ अलग अलग होगा। ठीक है, ये मैं पी वाई प्लॉट कर रहा हूँ, जो हमारा पी वाई है ना ऐसे दिखेगा स्पेस में। देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स एक्चुअली। और इसको फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसके आउटर रीजन्स को कनेक्ट कर दिया, और इसमें बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, अब इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन 90% सिंस वी हैव टेकन इट 90%, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, so this is a plot of a psi square uh, in theta phi. This is a diagram of psi square theta phi। ठीक है, रेडियल नहीं है, साई स्क्वायर आर नहीं है, रेडियल वेव फंक्शन का नहीं है, ये एंगुलर वेव फंक्शन का प्लॉट है। ओके, सिंस इट इज अ प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन समझने के लिए क्या करते हैं कि साई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साई होगा वो तो नेगेटिव होगा, है ना। जिस तरीके से हमारे पास जो कर्व था, ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये जो दो कर्व दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इन दोनों कर्व में अगर चलो ये नहीं लेते, नीचे वाले लेते हैं, ये वाला जो कर्व है और ये वाला जो कर्व है, ये दोनों कर्व, यहाँ पे तो मुझे क्या है कि साई स्क्वायर में जो साई का वैल्यू है, साई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हम तो ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे साई इज पॉजिटिव, इस जगह साई इज पॉजिटिव, यहाँ पे साई इज नेगेटिव, यहाँ पे साई जो है वो पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं साई की बात कर रहा हूँ, साई स्क्वायर की नहीं। तो जिस साई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा साई स्क्वायर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड फेज, इट इज नोन एज फेज। अगर जैसे ही आपने साई का साइन देना स्टार्ट कर दिया ना, तो साई का साइन रिप्रेजेंट्स फेज ऑफ द साई। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने बुक में कि यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं और यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो इसका यही मतलब है कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ द साई स्क्वायर, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड फंक्शन, या तो यू कहें कि द साइन ऑफ द साई ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि ये प्लॉट किसका है, साई स्क्वायर का प्लॉट है। ठीक है, तो और अभी जो हम बात कर रहे थे कि भाई प्लेन वाला, कि नोडल प्लेन आना चाहिए, तो यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा, जो हमारा नोडल प्लेन है ना।
यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा, इस ये वाला नोडल प्लेन, राइट। और ये देखो, जैसे अभी हमने कहाँ से पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट किया था कि भाई नोड वो पॉइंट है जहाँ पे साई अपना साइन चेंज करता है, कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है ना। जैसे ही आपने नोड क्रॉस किया साइन चेंज हो गया, राइट। फिर दूसरे में देखते हैं, डी में देखते हैं, चलो डी में कहाँ कहाँ है नोडल प्लेन। हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो नोडल प्लेन है वो ये आपका ये वाला प्लेन होगा, ये वाला लाइन का प्लेन, इस लाइन का प्लेन, ठीक है, इस लाइन का प्लेन। हाँ, दो प्लेन आएंगे यार इसके, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन एंड नंबर ऑफ एंगुलर प्लेन्स, sorry, number of nodal planes and number of angular nodes, they will be same and that they will be dependent on L. जो भी value of L है that will represent the number of nodal plane, but this is not true for every D uh, orbital. फिर जैसे अगर मान लो dxy के लिए देखेंगे तो dxy के लिए आपका जो नोडल प्लेन आ जाएगा वो नोडल प्लेन होगा, वाई एक्सिस होगा, प्लेन की बात करें तो एक्स जेड प्लेन होगा और वाई जेड प्लेन होगा, है ना। फिर डी वाई जेड के लिए हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, नहीं। फिर डी एक्स जेड के लिए, हाँ बोलो। हाँ हाँ, नहीं वही बस एक ही प्लेन होगा वो, दैट विल बी वन। नहीं, प्लेन का एंगल चेंज करोगे कट करेगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली। नहीं, कट नहीं कर, कट करेगा वो कहीं कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। और ये जो हम लोग जो प्लॉट कर रहे हैं ना, ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्लॉट कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, ये ऐसा होता है बिल्कुल। चलो ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, चलो छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा होगा, पी ऑर्बिटल ऐसा होगा ये। हाँ, फिर वो कट करेगा, कि थोड़ा सा भी एंगल चेंज करोगे कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है, इसीलिए बस एक ही प्लेन है। हाँ, नहीं स्फेरिकल नहीं है वो, ठीक है। हाँ, तो डी एक्स जेड में आपका जो प्लेन हो जाएगा ये वाई एक्स होगा, ये एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन होगा, नहीं सॉरी एक्स जेड, हाँ वाई जेड प्लेन, राइट, ये आपका नोडल प्लेन है। डी जेड स्क्वायर का थोड़ा सा डिफरेंट है, डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअली इसमें नोडल कोन होता है, ठीक है। साइन भी दे देते हैं, चलो पहले साइन डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद डी जेड स्क्वायर चेंज करना। तो साइन अगर आप दोगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि आप नोडल प्लेन क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो नोडल प्लेन जैसे क्रॉस करेंगे तो ऐसा है ना, तो ये आपका जो एक जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आपका वो है पॉजिटिव साइन का, ऐसा नहीं है कि पी जैसा हो गया है। पी में क्या था कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, अच्छा। तो ये आपका एक पॉजिटिव हो जाएगा, सेम साइन का होगा, और ये दोनों सेम साइन का होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे भी वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी वैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी वैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इस हिसाब से इसका साइन होगा। फिर अगर डी जेड स्क्वायर में आते हैं तो डी जेड स्क्वायर का देखते हैं, डी जेड स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, वहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होता है, नोडल कोन होगा इसका।
इससे आप प्लेन जो है वो पास नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो नोडल कोन होता है इसका। कोन भी कैसे दिखेगा आपको? कोन दिखेगा कि ऐसा होगा। दोनों साइड रहेगा ऐसे। और फिर इसका साइन भी दे सकते हैं हम लोग। साइन कैसे देंगे? मान लो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर इधर आएंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इधर आएंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि रिंग का, पूरे रिंग का एक साइन होगा और एक लोब का एक साइन होगा।